बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का प्रीवियस पेपर बरखा 8 अप्रैल 2025 को होने वाला पेपर आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, हु वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था? वो अर्जेंटीना ने जीता था, याद रखिएगा। और फिर ये सवाल भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 था, इसका ये कौन सा एडिशन था? इसका ये 22वां एडिशन था। इसका ये 22वां एडिशन था। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुए थे? ये मुकाबला जात कहाँ पे हेल्ड हुए थे? ये कतर में हेल्ड हुए थे। ये कतर में हेल्ड हुए थे। असल में जो कतर को होस्टिंग राइट्स जो देने थे वो 2010 को होस्टिंग राइट्स देने थे। 2010 को ही ये डिसाइड हो गया था कि 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबला जात होंगे वो कतर में ही हेल्ड किए जाएंगे। ओवरऑल अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वो हेड क्वार्टर ऑफ फीफा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा जी। ये स्विट्जरलैंड में है। और कहां पे है? ज्यूरिच में है, याद रखिएगा जी। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल जो एसोसिएशन है, उसका हेड क्वार्टर कहां पे है? वो स्विट्जरलैंड में है। और कहां पे है स्विट्जरलैंड में? ज्यूरिच में है। ओवरऑल अगला सवाल हमारे पास है, द टर्म ऑफ OIC सेक्रेटरी जनरल। जो OIC की जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी टर्म कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है। और वो 2 दफ़ा, अगर एक वो सेक्रेटरी जनरल है तो वो 2 दफ़ा अपनी टर्म इंजॉय कर सकता है, ट्वाइस टाइम्स। ओवरऑल 5 साल उसकी मुद्दत जो है जनरल सेक्रेटरी जनरल की। और ये 5 साल में ये टर्म 2 दफ़ा ट्वाइस टाइम्स ये रिपीट हो सकता है, OIC। और अगर OIC के हवाले से देखा जाए, इसका आगाज कब होता है OIC का? याद रखिएगा, 25 सितंबर 1969 को इसका आगाज होता है। और फिर ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर जिद्दा में है। और इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 57 हैं इसके मेंबर स्टेट्स। इसके मेंबर स्टेट्स की तादाद कितनी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट? 57 है। और आउट ऑफ 56 जो हैं दे आर आल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी हैं। सो आउट ऑफ 57 मेंबर्स ऑफ OIC, उसमें से 56 जो हैं वो मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर स्टेट्स हैं। और फिर ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि OIC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वो जिद्दा में है। और OIC की फाउंडेशंस कब रखी जाती है? 25 सितंबर 1969 की जो है इसकी फाउंडेशंस रखी जाती है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, Who coined the name United Nations? यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने तजवीज़ किया था? ये फ्रैंकलिन डी रोosevelt साहब ने ये किया था। और अगर ये आ जाए कि इसके पहले सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं? ट्राई गिव लाई इसके पहले सेक्रेटरी जनरल हैं, याद रखिएगा। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, इसके जो पहले सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन से हैं? ट्राई गिव लाई हैं। ये इसके पहले सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस, याद रखिएगा। और जो यूनाइटेड नेशंस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को, हर साल यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स 24 अक्टूबर। हर साल 24 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल वो कौन सी है? वो एल्यूमिनियम है, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम। अगर ओवरऑल एलिमेंट के हवाले से बात की जाए, अब एलिमेंट कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। बट ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। ऑक्सीजन है क्या रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ये नॉन मेटल है, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल पूछा हुआ था वो मेटल के हवाले से पूछा हुआ था। और यहाँ पे एल्यूमिनियम भी पेपर में ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। सो द एग्जैक्ट आंसर एज पर पेपर सेटिंग इट वाज नन ऑफ दिस, बट द करेक्ट ऑप्शन अगर आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है? वो एल्यूमिनियम है, याद रखिएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म ऑफ ओआईसी सेक्रेटरी जनरल 5 ईयर्स इसकी टर्म होती है। आदम्स पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में है? ये श्रीलंका में है आदम्स पीक जो पहाड़ियां हैं। टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच फ्रेंच किंग? नेपोलियन साहब के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी थे टीपू सुल्तान साहब के। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स होता है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी साइंस के वाले से ये सवाल था। सो एफ इज इक्वल टू 1/t, नंबर ऑफ साउंड वेव्स आ जाए, नंबर ऑफ लाइट वेव्स, नंबर ऑफ वाटर वेव्स पर सेकंड में किसी यूनिट एरिया में से जो वेव्स गुजरती हैं, जो साउंड वेव्स हों, लाइट वेव्स हों, वाटर वेव्स हों, वो फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में आएंगे, याद रखिएगा। जो उसका ओवरऑल यूनिट है वो कौन सा है? वो हर्ट्स है। उसके बाद देखिए कॉलरा इज कास्ट बाई, जो कॉलरा है बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए गंधारा सिविलाइजेशन इज इन, ये पाकिस्तान में है गंधारा सिविलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, ये मार्च 1949 में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की जाती है। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, जो गैलेक्सी है उनकी शेप कौन सी है? वो स्पाइरल उसकी शेप है, याद रखिएगा। स्पाइरल शेप में जो मिल्की वे है, जो कहकशां है, वो स्पाइरल इन शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अगला सवाल हमारे पास है, आगा खान यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन, एक्चुअल जो पेपर में ऑप्शन आए हुए थे उसमें ये 1983 नहीं था, इट वाज नन ऑफ दिस। सो एज पर पेपर जो करेक्ट आंसर था वो नन ऑफ दिस था, बट स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अपकमिंग एग्जाम या इंटरव्यूज में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको उनका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। सो आगा खान यूनिवर्सिटी कब उसकी फाउंडेशन रखी जाती है? 1983 में उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। 1962 इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर विच ऑफ टाइप? वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। और ओवरऑल अगर ये सवाल आ जाए पाकिस्तान के हवाले से, यौम दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन डे वो 10 अप्रैल को हर साल पाकिस्तान में मनाया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि इसी दिन ही जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्रूव्ड हुआ था, वो पास हुआ था भुट्टो साहब के एरा में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायद-ए-आज़म, वो दीना कायद-ए-आज़म की बेटी। उसके बाद विच सिटी ऑफ पंजाब इज नोन एज फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ग्लास्ड पोट्री एंड द कैमल स्किन वर्क, बर्तनों का काम। ओवरऑल ये मुल्तान में किया जाता है और मुल्तान को लैंड ऑफ जो है मैंगोस भी कहा जाता है और लैंड ऑफ सैंड्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ सैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सूफिया कराम की सरजमीन भी इसे कहा जाता है मुल्तान को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ हिंदू कश इज फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ कीर्थर रेंज? ये ओवरऑल पहाड़ी सिलसिलों के हवाले से बात है, तो उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है? 2150 मीटर, उसका राइट ऑप्शन है। इब्लीस की मजलिस शूरा किसकी लिखी हुई नज़्म है, पोएम है? वो अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई नज़्म है। अगला सवाल है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रोट हिज पोइट्री, उन्होंने सिंधी में अपनी पोइट्री लिखी थी। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिनका ताल्लुक सिंध से था मोस्टली, और उन्होंने जो शायरी पेश की थी वो भी सिंधी ज़बान में ही पेश की थी। द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट पीक K2, इनके पहले जो है माउंट एवरेस्ट थी और दूसरी कौन सी है? वर्ल्ड हाईएस्ट, दैट इज K2। लोकेटेड कहाँ पे है? ये कराकोरम रेंज के अंदर लोकेटेड है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2 ओ कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरनेम ऑफ प्रेस्टाइन, इसका सरनेम क्या होता है? ओरिजिनल होता है। और उसके बाद है सरनेम ऑफ एक्सोनरेट, का सरनेम क्या होता है? एब्सॉल्व होता है। और इडियम वूल गैदरिंग, इसका मतलब क्या होता है? कि डे ड्रीमिंग होता है, ख्वाब देखना और इमेजिनेशन की तरफ चले जाना। सो ओवरऑल इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम इंग्लिश में टर्म इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज। सो वूल गैदरिंग से क्या मुराद है? ड्रीमी इमेजिनेशन। उसके बाद देखिए एडियम अंडर द हारो, तो हारो का मतलब क्या होता है? अफसोस, दुख, परेशानी, तो एंग्जाइटी इसका राइट ऑप्शन है। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड, बेसिकली ये कंडीशनल सेंटेंसेस है और कंडीशनल सेंटेंसेस में ये थर्ड टाइप है कंडीशनल सेंटेंस की, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। और यहाँ पे जो कंजंक्शन इस्तेमाल होती है वो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन इफ है, और ये कौन सी है? ये थर्ड टाइप है। और थर्ड टाइप के हवाले से जब बात की जाती है तो एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है वहाँ पे वुड हैव के साथ
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा हुआ था ये यहाँ पे जो क्लास है ये डिपेंडेंट क्लास है, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये थर्ड टाइप जो है कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। फर्स्ट टाइप की वजह से बात की जाए, इसकी ओवरऑल बात की जाए तो चार होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, दोनों पार्ट्स में जो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है। फॉर एग्जांपल इफ इट रेन्स लैंड गेट्स वेट, लैंड गेट्स वेट। तो दोनों पार्ट्स में हमारे पास जो है दोनों क्लासेस, एक डिपेंडेंट क्लास और एक क्या होती है हमारे पास मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। ओवरऑल ये सेंटेंस अगर बात की जाए, तमाम जितने भी कंडीशनल सेंटेंस हैं ये कम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट टेंस होता है। और फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में, फर्स्ट कंडीशनल में एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस होता है। फॉर एग्जांपल इफ ही वर्क्स he will pass, he will pass। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड कंडीशनल क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, सेकंड कंडीशनल याद रखिएगा, सेकंड कंडीशनल सेकंड से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे और उधर भी विल और शैल, उसकी दोनों की फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होती है वुड होती है। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको सेंटेंस के, इफ ही वर्कड comma he would pass। यहां पे क्या है, इफ ही वर्कड है, पास्ट इंडेफिनिट है, और वहां पर भी क्या इस्तेमाल करेंगे, इधर अगर पास्ट है तो उधर भी पास्ट, विल और शैल उसकी दोनों की पास्ट फॉर्म वुड बनती है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो सेकंड कंडीशनल में जो डिपेंडेंट क्लास है वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में क्या करेंगे, वुड के साथ फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और जो थर्ड कंडीशनल है, जैसा यहां पेपर में पूछा हुआ था कि जो थर्ड कंडीशनल है उसमें जो डिपेंडेंट क्लास है वहां पे हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे और अगले में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी। सो करेक्ट इसका जवाब क्या है, वो यू हैड नॉट हेल्प्ड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ बदर, जिसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, यौमुल फुरकान भी कहा जाता है कुरान मजीद के मुताबिक, और 2 हिजरी को ये हुआ था। उसके बाद है कि सलात इस्तिस्का, ऐसी नमाज इस्तिस्का वो कब ऑफर की जाती है, शॉर्टेज ऑफ रेन, बारिश के मौके के ऊपर, बारिश की दुआ के लिए गर्मी में मोस्टली ये जो है सलात यानी नमाज अदा की जाती है। द बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, वो ज़बूर नाजिल हुई थी। द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज ओनली, फ्रेश वाटर जो है वो 2.5% है ओवरऑल जितने भी पानी है। अगले सवाल है हमारे पास, दैट इज हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। जेम्स वाटसन ने ये स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। 1 BTU इज इक्वल टू हाउ मैनी जॉल्स, 1055 जॉल के बराबर होता है। ओवरऑल अगर वर्क के हवाले से देखा जाए या एनर्जी के हवाले से, इन दोनों के यूनिट जॉल ही होते हैं, चाहे किनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी या ओवरऑल वर्क, उसका यूनिट भी क्या होता है, वो जॉल ही होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड इज कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन आयरन, रिच होती है और आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है जी। आइडेंटिफाई द वायसरॉय हु मेड अगस्त ऑफर 1940 में, वो लॉर्ड लिंथग्रो साहब से जिन्होंने ये ऑफर दी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम ऑफ विकेरियस इज, तो जो इसका एंटोनिम क्या होता है, डायरेक्ट उसका एंटोनिम होता है। एंटोनिम ऑफ टिक्लिश, जो टिक्लिश का एंटोनिम होता है सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव में जो हसास, तो मतलब जो अनस्टेबल होता है, तो इसका जो अपोजिट बनेगा, जो एंटोनिम बनेगा, द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेबल, उसका करेक्ट ऑप्शन है। इट इज नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। तो ओवरऑल ये कंप्लीट जो सेंटेंस बनता है, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। His proposal fell out for need of the sport, तो उसका सही जवाब कौन सा है, that is the need, जो कि उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36। जब भी परसेंटेज मालूम करनी हो तो हमने करना क्या होता है कि 36 मल्टीप्लाइड बाई 100 ओवर जो हमारे पास है 720, 0 से कैंसिल, 36 1, 36 2, 72, 2 1 are 1, 2 5 are 10। सो हमारे पास एग्जैक्ट और सही जवाब कौन सा है 5% है, ऑल्दो इट वाज नॉट गिवन इन द पेपर, बट आपको पता होना चाहिए कि मैथ के हवाले से ये तरीकाकार किस तरह से हो सकता है। अगला सवाल हमारे पास है 5 men can do work in 50 days, how long will it take 3 men to complete the work। तो इसके लिए हम छोटा सा ये प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हमारे पास men वर्सेस डेज हैं हमारे पास। अब हमारे पास 5 men 5 आदमी हैं, उनको काम मुकम्मल करने के लिए 50 दिन लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 men टू कंप्लीट द वर्क। अगर 3 आदमी हों तो कितने दिन हमारे पास लगेंगे। देखें अगर यहाँ पे आदमी कम हो जाते हैं तो आदमी कम हो जाएंगे तो दिन ज़्यादा होंगे, याद रखिएगा जी। तो हम क्या करेंगे कि एक को हम एरो डाउन कर देंगे, एक को हम अप कर देंगे, हमारी मर्जी के इसको हम अप कर दें या उसको डाउन कर दें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डाउन कर दिया 5/3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ इसको ऊपर x ओवर 50 है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। सो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये बनेगा 250 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x, तो ये बनेगा 3x। और अगर मैं डिवाइड करूं इधर भी 3 इधर भी 3 तो 3 से कैंसिल, 3 1s 3 8s are 24, 10 है तो मुझे 3 लगाना पड़ेगा, 3 3 are 9, फिर एक बचेगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा 0 फिर 1, सो 83.33 ये हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा। किस तरीके के मुताबिक, जैसे मैंने यहाँ पे तरीका आपको बताया है इस तरह के सवाल को हल करने का। ओवरऑल पेपर में ऑप्शन ये नहीं आता, इसीलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन राइट था, बट आपको वो कैलकुलेशंस जानी चाहिए कि इस तरह की कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। और अगला सवाल हमारे पास है द डिस्प्यूट कैन ईजिली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी। याद रखिएगा ये इंग्लिश में रूल है कि लेट और बिटवीन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट हिम फॉरगिव, लेट मी कम इन, लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो ये सारी की सारी कंडीशंस प्रोनाउन के हवाले से जब भी बिटवीन और लेट आ जाए उसके बाद हमने प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस ही लगानी होती है।